रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एसएससी या रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी अब बिल्कुल मुफ्त। दिव्यांगता हो या परिस्थिति की चुनौती, यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपकी मेहनत को पहचान देने का है। दीप स्तंभ फाउंडेशन लेकर आया है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2025। एग्जाम की तारीख 3 जून 2025। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 मई 2025 और फॉर्म फीस है मात्र 50 रुपये। जलगांव, पुणे, दिल्ली में पढ़ने की सुविधा और साथ ही ऑनलाइन बैच भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.deepstamb.org या फिर कॉल करें 9168660074। उम्मीद और मेहनत की एक नई शुरुआत, एक नए भरोसे के साथ दीप स्तंभ फाउंडेशन। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास है। खास मेहमान हमारे साथ इस शो में। आज हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन। कई सालों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन एजुकेशन पे जो फोकस होना चाहिए वो सोसाइटी में, कम्युनिटी में कम होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसी सीरीज करें जिसमें हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट की बात करें और हायर एजुकेशन की बात करें। हम एक सीरीज आपके लिए ये ला रहे हैं। आज का जो शो है उसमें हम फोकस करेंगे प्राइमरी एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। क्या स्टेटस है, क्या हमने अचीव कर लिया है, क्या टेक्नोलॉजी के आने के बाद कुछ चेंज हुआ है, क्या आरपीडी एक्ट में जो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उस पर काम हो रहा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर कुसुमलता मलिक जी है, जो सीनियर प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की प्रेसिडेंट है। इनकी कई किताबें आ चुकी हैं, लगभग 17 किताबें पब्लिश हुई हैं। 2 किताबें ऐसी है हाल ही की, एक लुई की सुई और अंतिम जंग, जिसमें इन्होंने रोंगटा साहब की लाइफ के साथ साथ, जो लुई की सुई है वो तो लुई जी के जन्म पर आधारित है, उनकी गतिविधियों पर आधारित है, लेकिन इन दोनों किताबों में इन्होंने एजुकेशन पर खुल के बात की है। कुसुम मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद बहुत बहुत। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले बताएं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हैं फ्रॉम द डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव? देखिए दानिश जी, प्राथमिक शिक्षा जो है वो किसी भी समाज के लिए आधारभूत स्तंभ होती है। वो नींव का निर्माण करती है जिसके ऊपर आगामी पूरा भवन बनकर तैयार होना होता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो कोई भी सभ्यता या संस्कृति रही हो, उसमें प्राथमिक शिक्षा का महत्व सर्वाधिक माना गया है। जब हम बात करते हैं अपने सेक्टर की, विशेष रूप से दृष्टिबाधित समाज, तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्योंकि एक विशेष बाधा है दृष्टि का, तो उसके कारण वो शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हमारे पास एक कमी है तो उस कमी को भी हमने भरना है। इसलिए सामाजिक, वैयक्तिक और सार्वजनिक दायित्व
इसके प्रति और अधिक बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि साधारणतया शिक्षा बच्चे जो प्राप्त करते हैं 80% देखकर प्राप्त करते हैं। अब दृष्टि ना होने के कारण आपको शब्दों से और शब्दों के साथ साथ स्पर्श से ही बाकी की सारी जो 80% का अभाव है उसकी पूर्ति करनी है। इसलिए ये शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण और सेंसिटिव हो जाती है। हमने अपने बचपन से लेकर, क्योंकि दृष्टि बाधा के कारण हमने भी विशेष स्कूल से ही अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की है, तो ये एक दौर था जब 70s 80s का दौर, जब संसाधन नहीं हुआ करते थे। 80s में जाके धीरे धीरे रिकॉर्डिंग्स की सुविधा आई कि कैसेट्स मिलने लगे और रिकॉर्ड चैप्टर्स बुक्स वगैरह रिकॉर्ड होकर बच्चों को उपलब्ध होने लगे। तो इस तरह से उनका सीधा सीधा पुस्तकों का अध्ययन उनके श्रवण के माध्यम से चलने लगा। हमने देखा कि 90s के बाद भी ये दौर चलता रहा, लेकिन 2000 के आसपास जिस तरह से कंप्यूटर की क्रांति हुई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरे अपने पांव पसारे, तो उसके बाद शिक्षा में जाकर कुछ गुणवत्ता इस रूप में आई कि तकनीकी रूप से जो अभाव था उसको भरा जाने लगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि प्राथमिक एजुकेशन में तकनीकी का इस्तेमाल, क्योंकि प्रशिक्षण पूर्व नहीं था, इसलिए अधिकांशतः उसका दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं हुआ। अभी भी हम देखते हैं कि सरकारें क्या करती हैं कि पहली दूसरी क्लास के बच्चों को डिवाइसेस उपलब्ध करवा देते हैं। पहले बच्चे की भाषा का निर्माण करना होता है, तो वो भाषा का निर्माण तो हो नहीं पाता। होता क्या है कि वो तकनीकी के कारण ना तो तकनीकी में निपुणता प्राप्त कर पाता है कि भाषा में। दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उसकी भाषा होती, और भाषा की दक्षता बच्चे में लाने के लिए जरूरी है कि उसकी इंद्रियों को इन्वॉल्व किया जाए, इंद्रियों को सक्रिय किया जाए, ताकि उसकी स्मृति में, उसके मानस पटल में वो चीज जाकर बैठ जाए। यही कारण है कि तकनीकी आ जाने के कारण कि ऑडियो फॉर्मेट में बच्चे सुनने लगे, आ ई, जब तक उंगली से छूकर दिमाग में नहीं जाएगा। जैसे आंख वाले बच्चे को आप लाइन खींच के सिखाते हैं, कलम पकड़ाते हैं, कलम से वो लिखता है, तब दर्ज होता है उसके मस्तिष्क में, उसके स्मृति कोश में वो बैठ जाती है बात। ऐसे ही दृष्टिबाधित बच्चे के लिए जरूरी है कि वो स्पर्श करे। अगर हम डिस्प्ले वाली डिवाइसेस नहीं प्रोवाइड करवा सकते तो हमें ब्रेल को नहीं छेड़ना चाहिए वहां से, प्राथमिक रूप से, क्योंकि ब्रेल को टच करके जो स्मरण शक्ति में, जो मानस पटल में स्मृति चिन्ह बनते हैं, वो हमेशा ताउम्र बरकरार रहते हैं और वो आजीवन बच्चा उनसे सीखता है। तो एक तो डिस्टरबेंस ये बढ़ी कि तकनीकी रूप से 2000 के बाद, बल्कि विशेष रूप से 2010 के बाद, मैं बीसीआई की यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स रही हूँ। तो बीसीआई में तो हम लोगों ने ये तय किया था कि डिवाइसेस हम 9th क्लास ऑनवर्ड्स देंगे, कोई भी डिवाइसेस बच्चों को 8th क्लास तक, ताकि वो भाषा दक्षता में निपुणता हासिल कर सके, दक्ष बन सके। इसलिए उनके प्रोग्राम को, उनके जो जिस तरह से सीखने की उनकी पद्धतियां बनी हुई है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बीसीआई भी डिस्टर्ब हो चुकी है, बीसीआई भी अब खत्म ही है। पिछले 4 सालों से तो कोई बैठक नहीं हुई है। और आप देख रहे हो कि NIVH, जहां से हमारी सारे संसाधन उपलब्ध होते थे सरकारी तौर पर, वो हमारा एनजीओ भी, हमारा एनजीओ नहीं कहना चाहिए बल्कि राष्ट्रीय संस्थान है, वो तो सरकारी संस्थान, वो भी समाप्त प्राय हो चुका है, लुप्त प्राय हो रहा है। उसकी हस्तक्षेप जो सीधे सीधे शिक्षा में होती थी, जो वहां से आते थे आदेश और जहां से वहां छपती थी जिस तरह की किताबें, वो सब चीजें धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं और हम एक तकनीक में उलझ गए हैं। वो तकनीक ऐसी है कि उसने हमें ऐसा उलझा दिया है कि हम अपने भी नहीं रहे और तकनीक के भी नहीं हो पाए। बिल्कुल, हम इस पे डिटेल बात करेंगे। मैं फिर आपको अपने मूल प्रश्न पे लाता हूँ। अगर संक्षिप्त में हमें जानना है, ये आपने जो सारी बातें कही मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ
हाँ, ये एक आज इतिहास है, एक प्रोसेस है जो चला है। बिल्कुल। तो अभी आज के टाइम में दो सवाल मेरे हैं। एक तो आज के टाइम में आप स्थिति कैसे देखती है प्राइमरी एजुकेशन पे, हम कहाँ खड़े हैं? दूसरा, हमारे पास तीन मॉडल है एजुकेशन के। एक हाँ, है स्पेशल स्कूल्स का, एक जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन एक जी इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें बच्चा खुद से किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेता ले है। सकता है, बिल्कुल। तीसरा मॉडल हमारे पास है जहां पर एनजीओ बच्चों को बाहर भेजती है, लेकिन अपने जहां पे उनका रिसोर्स करती है। हम्म तो इन तीनों में आपको सबसे उचित कौन सा लगता है जब हम प्राथमिक एजुकेशन की बात करते हैं, और आज के संदर्भ में आज हम कहाँ खड़े हैं प्राइमरी एजुकेशन में? देखिए, अगर पूरा आप डेटा देखें, भारत के जितने स्पेशल स्कूल्स या जो इंक्लूसिव स्कूल्स में जाने वाले बच्चे हैं उनका, या इंटीग्रेटेड भी मॉडल आया था पहले, उसको भी मिला लें, और ये स्पेशल स्कूल जो रिसोर्स सेंटर के रूप में फैसिलिटेट करते हैं और बच्चे बाहर जाते हैं, सभी को अगर मैं देखूं तो ये नहीं कह सकती कि यही मॉडल सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत गुणवत्ता के आधार पर थोड़ा अधिक और थोड़ा कम तो होता है। पहली बात तो ये कि आखिरकार बच्चे को समाज के भीतर, सर्वांग समाज के भीतर ही जाकर मिलना है, उसी समाज में जीवन चलाना है ना, और उसी समाज के माध्यम से जीवन चलाना है। कोई अलग समाज तो बनेगा नहीं उसका। इसलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन आई है, जिसमें बच्चा अपने आप एडमिशन ले सकता नहीं, जो रिसोर्स सेंटर के रूप में जो काम करते हैं, और बच्चों को वहाँ ब्रेल भी बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि ब्रेल बिना तकनीक के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी आप पढ़ सकते हैं, कभी भी अंधेरा उजाले का कोई महत्व नहीं है उसके लिए, वो सार्वकालिक रूप से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ब्रेल में भी सक्षम होते हैं और बाहर जाते हैं तकनीक के माध्यम से। ये तो मैं जरूर कहूंगी कि बच्चों को जो इस तरह से बाहर भेजा जाता है, प्राइमरी के बच्चों को ब्रेल सिखाने के बाद और तकनीकी रूप में सक्षम करके, ये बहुत जरूरी है कि पहली क्लास से ही उनको तकनीकी रूप में भी सक्षम किया जाए, क्योंकि आज के दौर में बहुत मुश्किल है बिना तकनीकी के। क्यों, जो जैसे क्लास में किसी भी सामान्य स्कूल में, सनेत्र स्कूल में बैठे हैं बच्चे, एक कक्षा में मान लीजिए 40 बच्चे हैं और उसमें से 2 बच्चे दृष्टिबाधित हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चे को फलानी किताब पढ़ाई जा रही है, मान लीजिए कोई ईवीएस की किताब, एनवायरमेंटल स्टडीज की किताब पढ़ाई जा रही है, या कोई भी किताब पढ़ाई जा रही है, तो उसको कहते हैं कि इस पेज पे जाओ। तो ब्रेल की किताब का तो अलग होगा, और पलटने में बहुत टाइम लगता है, और लेके जाने में और रखने में भी उसको, वो हैवी होती है, काफी भारी होती है। लेकिन अगर वो तकनीकी रूप से सक्षम है, एक फोन के माध्यम से केवल की है, एक छोटा सा कीबोर्ड उसको दे देते हैं, वो उसमें उसको मजा भी आता है, क्योंकि वो गेम्स भी खेल सकता है। बच्ची की रुचि बचपन में खेलने की ज्यादा होती है, तो वो वहां से अपने सनेत्र साथियों के साथ पेज पलट सकता है। एक फोन के माध्यम से ही दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा, उसके कान में हेयर वो लगा होगा, एड लगी होगी, हेयरिंग एड लगी होगी, जिससे बाहर सुनाई ना दे, लेकिन वो सक्षम होगा कि अपने सनेत्र साथियों ने जो पेज निकाला है वही पेज वो भी निकाल सकता है और उनके साथ पढ़ सकता है। और पढ़ रहा, अगर इसमें डिस्प्ले मिल जाए ब्रेल का, मैं कहती हूँ, तो सोने पे सुहागा, जो कि संसाधन अधिक होने के कारण, महंगा अधिक होने के कारण उपलब्ध कराना संसाधन थोड़ा मुश्किल होता है सरकार को। लेकिन मैं देखती हूँ कि जिस तरह से बजट हमारे पिछले 6 सालों से मैं देख रही हूँ कि बजट हमारे बेकार जाते हैं, यूटिलाइज नहीं होते। उसका कारण ये है दानिश जी कि जो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनका प्रशिक्षण नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि इस बजट का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये कारण है कि बच्चों तक वो क्वालिटी नहीं पहुंच पा रही है, बच्चे उस तरह से दक्ष नहीं हो पा रहे हैं, जबकि संसाधन है, दिए जा सकते हैं, आपके पास बजट है, और बजट का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, और बच्चा सक्षम नहीं बन रहा है। यही कारण है कि उस पे श्रुत लेखक पे उसकी जो पर निर्भरता है ना, वो बनी रहती। तो इसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि यही वाला मॉडल हम आगे चलाएं, जिसमें रिसोर्स सेंटर के रूप में स्पेशल स्कूल काम करें और बच्चे को सनेत्र साथियों के साथ ही पढ़ने का अवसर उपलब्ध हो, तकनीकी रूप में बच्चे को सक्षम कराया जाए, क्योंकि तब उसको मैथ्स करने में, साइंस करने में, लैब में जाने में
कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ देखो 3 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो अफोर्डेबिलिटी, तो उनको अफोर्डेबल चीजें उपलब्ध हो। जैसे अब हम देखते हैं कि हमने अपने स्कूलों में, फेडरेशन के स्कूलों में, छत्तीसगढ़ में भी, जम्मू में उपलब्ध कराया है कि जो टेक्टाइल वाली बुक्स हैं, जिससे वो नक्शा देख सकते हैं, चीजों की शेप को समझ सकते हैं, वो साथ साथ उनको दी गई है। दूसरी बात, वो अफोर्डेबल भी है, बहुत आसानी से वो मिल जा रही है, बहुत महंगी भी नहीं है। और मैं कह रही हूँ कि 300-400 रुपए का कीबोर्ड आता है, और फोन तो आज सबके पास है ही, है ना। और वैसे भी एडिप स्कीम में फोन सरकार उपलब्ध भी कराती है, तो फोन के साथ जोड़कर उसको आराम से, हमारे बच्चों ने इस बार बोर्ड की पेपर भी दिए हैं, और टोटल भारत में इस साल 330 बच्चों ने अपने आप एग्जाम दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है सनेत्र साथियों के साथ, क्योंकि उनके जब वो सामान्य लिपि में लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, तो उनके अध्यापक भी देख रहे हैं कि उनकी वर्तनी शुद्ध है कि नहीं है, वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। और फिर ये आरोप जो हमारे समाज पे सबसे ज्यादा आता है ना, कि ये राइटर के माध्यम से उत्तीर्ण होते हैं, परीक्षाओं को पार करते हैं, तो ये वाला जो बैरियर है ना, हट जाता है, और ये बिल्कुल। इल्जाम भी हट जाता है 2 अगर सवाल है बच्चा मेरे। सक्षम हो जाए तो यही बिल वाला मॉडल मुझे सर्वोत्तम लगता है। और बच्चे को, क्योंकि बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक इंक्लूजन में चीजें होती है, वो रिसोर्स सेंटर में अलग रहता है, तो वो चीजें भी पूरी हो जाती है बिल्कुल। उस, है ना। हाँ, तो तो दोनों तरह की फैसिलिटी उसको मिल जाती 2 चीजें बताएं मुझे, फिर मैं आरपीडी एक्ट पे भी आऊंगा। है। एक, हमारी कम्युनिटी पे ये आरोप लगता है कि जो स्पेशल स्कूल है उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा। बहुत सारे स्कूल की जो आज भी कंडीशन है वो बद से बदतर है, चलने के नाम पे वो चल रहे हैं। तो एक उसमें बहुत सारा आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि फंडिंग के जो डायनामिक्स है चेंज हो गए हैं, तो उनको वो फंडिंग नहीं मिल रही, वो कर नहीं पा रहे। दूसरा है, क्या हमारा जो सेक्टर है अब वो एजुकेशन से दूसरे मुद्दों पर शिफ्ट हो रहा है, जिस पे फंडिंग आ रही है उस पर ज्यादा ध्यान हो गया है, और एजुकेशन की अगर आप देखो तो चर्चा बहुत कम हो गई है कम्युनिटी में। उसका क्या कारण देखती है आप? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो मैं ये दूंगी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने केस किया, और सेवा कुटीर वाले जो दिल्ली में स्थित है किंजवे कैंप में स्कूल, उसको शिक्षा विभाग के अंतर्गत करवाया। और इतना करवाने के का परिणाम 1 साल के अंदर ये आया कि जो टॉप स्कूल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के आधार पर दिल्ली सरकार ने चुने, उसमें दूसरा नंबर सेवा कुटीर का आया है। तो ये एक अच्छी उपलब्धता है, क्योंकि जब हम एक देश के नागरिक हैं दानिश, तो समाज कल्याण के अंतर्गत एक वर्ग को डालकर आप ये नहीं समझ सकते कि कर्तव्य की इतिश्री हो गई। जो एक सामान्य नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी स्कूल में पढ़े, कहीं भी पढ़े, और उसकी शिक्षा का ध्यान भी सरकार वैसे ही रखे जैसे किसी भी व्यक्ति का रखती है, किसी दूसरे नागरिक का रखती है। तो ये जरूरी है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही सारे स्पेशल स्कूल आए, स्पेशल रहे, बेशक वो रिसोर्स सेंटर के रूप में रहे, हॉस्टल की फैसिलिटी देने के रूप में रहे, लेकिन उनका शैक्षणिक तौर पर, तकनीकी तौर पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आना जरूरी है। और ये सेवा कुटीर का जो मॉडल हुआ है, अब इसी तरह से आगे भी रोंगटा साहब केस कर रहे हैं, कुछ स्कूलों को और लाने का प्रयास है। मैं देखती हूँ, मेरा स्कूल जो हुआ करता था 350 बच्चियां होती थी उसमें, उस जमाने 70-80s की मैं बात कर रही हूँ, और दिल्ली में ही नहीं, भारत का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। 40 से 50 तक अध्यापक होते थे। आज वो स्कूल ऐसा बर्बाद हो चुका है, राष्ट्रीय विरजानंद अन्नकन्या विद्यालय, कि वहां पर जाओ तो बच्चियां ही नहीं है, 10-12 बच्चियां हैं, और जो ट्रस्ट के लोग थे वो सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं बिल्डिंग्स पे और सब जगह। तो ये सारा मैनेजमेंट का चक्कर है, और मैनेजमेंट में आप जानते हैं कि जहां तक सख्ती ना हो सरकार की, तब तक लोग पूरा फायदा उसका उठाते हैं, उसको एक रिसोर्स, अपना व्यक्तिगत आर्थिक स्रोत बना लेते हैं, जो कमाई का जरिया उनका हो जाता है। तो ये हमारे समाज के साथ बहुत, तो हमारा मतलब पूरा वर्ग देख लीजिए, विकलांग वर्ग पूरे के साथ ये ऐसा हुआ ही है। जो भी कमजोर वर्ग होता है उसका इस तरह से फायदा उठाया जाता है, वो अनाथ बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों कमजोर, चाहे विकलांग वर्ग हो, तो सभी के साथ ऐसा होता है। एक आपने कहा कि क्या वजह है कि हमारे लगता है कि एजुकेशन से ध्यान हटकर दूसरी जगह चला गया। देखिए, एक
समाज में जरूरत होती है कि एक अलग तरह की लीडरशिप भी उभर कर आए। हमारे युवाओं में मैंने वो बात नहीं देखी है। हमारा जो युवा वर्ग बन के आया है ना, जिसमें ये आग हो कि सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा के बिना आपके पूरे जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षा आधार है, वो पैर है जिनके आधार पर चलकर आप कहीं जाएंगे, वो हाथ है जिनके आधार पर आप कुछ करेंगे, वो मस्तिष्क है जिसके आधार पर आप कुछ सोचेंगे, वो वाणी है जिसके आधार पर आप अभिव्यक्त करेंगे। तो इसलिए शिक्षा का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। और सशक्तिकरण खाली इसी वजह से हो कि हम बहुत पैसा है, बहुत बजट है, नहीं। उसमें कहते हैं ना कि विद्यार्थी ना कुतो सुखम, सुखार्थी ना कुतो विद्या। कि विद्यार्थी के पास तो सुख नहीं होता, अनुशासनमय उसका तपमय जीवन होता है। हम उस तरफ अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को नहीं ले जा सके। जो स्पेशल स्कूल है वो भी मैनेजमेंट का सवाल है, वो भी रुचि का सवाल है, वो भी ट्रेनिंग का सवाल है। क्योंकि स्पेशल स्कूल की कभी ट्रेनिंग सुनी है आपने कि ट्रेनिंग दी जाती है? जबकि बहुत जरूरी है स्पेशल स्कूल्स के कर्मचारियों की, शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाना। तो ये एक कंपोनेंट है जो मिस है हमारे इतिहास में, और जो हमारे वर्तमान में भी मिस है, और इसकी मिस होने के कारण इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, मैं फिर आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि ये जो युवा वाली आपने बात कही हो, चाहे क्योंकि हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, अगर आप निकाल लो कोई भी न्यूज़पेपर निकाल लो, या चर्चा कहीं भी हो रही है, वो सारी चर्चा या तो एक्सेसिबिलिटी के अराउंड घूम रही है या एडवोकेसी के अराउंड घूम रही है। जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, वो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल बेनिफिट से रिलेटेड, आपके इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, तो उस पर भी बात होती है, थोड़ी कम है। लेकिन एजुकेशन पे तो बात होनी ही बंद हो गई है, खास तौर पे प्राइमरी लेवल पे। तो ये बताएं मैम कि आरपीडी एक्ट में ध्यान दिया गया है एजुकेशन के ऊपर, काफी बात की गई है, एक चैप्टर है अलग से। हाँ हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो आपके हिसाब से कितने परसेंट हुई है? क्या शुरू भी हुआ है काम? कैसे आप देखती हैं? दरअसल किसी भी लोकतंत्र में जब तक लोग जागृत नहीं है ना, तब तक इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता। अब आरपीडी एक्ट के रूल्स बनवाने में फेडरेशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, अलग अलग स्टेट्स को लेकर बनाई। अब बैकलॉग को लेके अलग अलग मुकदमे किए, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उसमें निकलवाए। तो एक ही एनजीओ नहीं काम कर सकता। मैं फिर वही बात कहूंगी कि हमारे युवा वर्ग जो सशक्त हो चुका है, आज रोजगार में है। आप देखिए दिल्ली के अंदर ही, पंजाब के अंदर ही आप देखेंगे कि कितने लोग हैं जो सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, या जिन्हें अपने वर्ग की चिंता है। जब आपको अपने वर्ग की चिंता नहीं है तो कोई दूसरा आपके वर्ग की चिंता क्यों करे? पहली बात, क्योंकि जहां तकलीफ है ना, जिस अंग को तकलीफ है उसी अंग का उपचार होना चाहिए। तो शिक्षा की बात आज वैसे भी बहुत कम तौर पर इसलिए हो रही है कि आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़े हुए राष्ट्र के कदम में हम देख रहे हैं कि हमारी संपन्नता भी निहित है। लेकिन हम भूल रहे हैं कि संपन्नता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सक्षमता ना हो, दक्षता ना हो, निपुणता ना हो, योग्यता ना हो। तो योग्यता को हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसका अर्जन करना पड़ता है। वो दी नहीं जा सकती कि मैं दानिश को योग्यता दे देती हूँ या दानिश कुसुमलता को योग्यता दे देता है, वो दी नहीं जा सकती। उसको अर्जित करना होता है। और अर्जन का जो क्षेत्र है, जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मैंने कहा, जब तक वहाँ ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक वहाँ पेरेंट्स के साथ जुड़ाव नहीं होगा, समाज के साथ जुड़ाव नहीं होगा। हम कितने स्पेशल स्कूल्स में पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग करते हैं, बच्चों को एक बार छोड़ जाते हैं, अनाथालय की तरह लेने तक नहीं आते हैं लोग, बहुत बहुत साल तक। तो ये बहुत सारी चीजें हैं समाज के साथ जुड़कर आगे बढ़ने के लिए। तभी कोई नीति, आरपीडी एक्ट की नीति कैसे लागू हो, लागू किसके लिए होनी है? हमारे लिए। किस पर होनी है? पूरे समाज पर। तो लागू कौन करवाएगा? एक नियम बन गया है, नियम का उल्लंघन आसानी से होता है। जिस तरह से हेलमेट ना लगाने वाले को तुरंत सजा होती है ना,
वैसे ही मैं कहती हूँ ये इम्प्लीमेंट ना करने वाले के लिए भी तुरंत प्रावधान होना चाहिए सजा। तभी तक नहीं होती चीजें जब तक कि उनको लगता है कि जवाबदेही नहीं। तो जवाबदेही नहीं है उस तरह से हमारे सिस्टम में डेवलप नहीं हुई है। जवाबदेही है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पर उन की कंपोनेंट्स को सक्रिय करने के लिए हमारा समाज सक्रिय नहीं हुआ है, तत्पर नहीं हुआ है, सजग नहीं हुआ है, सचेत नहीं हुआ है। आप देखिए इसमें भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। लड़कियों की एजुकेशन पे उतना ध्यान नहीं है, और लड़कियां जो छोटी बच्चियां होती हैं बाय बर्थ, उनका परिवार में भी उपेक्षा, उसके बाद स्कूल में उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनके जीवन का उस तरह से व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, श्रृंखला बनी हुई है उनकी। जब तक उसको हम कुंडा दर कुंडा खोलेंगे नहीं, तब तक वो सुधर नहीं सकती। और जरूरी है अपने समाज की सक्रियता, अपने समाज की सजगता, अपने समाज की चेतना। वो चेतना आप जैसे लोगों के इन प्रोग्राम्स के माध्यम से ही आएगी, और तभी कुछ लोग जगेंगे, उनके कुछ साथी बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी समाज में परिवर्तन हो सकता है। और हमें एक्सेप्ट करना होगा कि एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ ब्रेल जरूरी थी। आज के समय में बच्चे के लिए ब्रेल के साथ साथ जरूरी है तकनीक, और उस तकनीक को जो कि आपकी पर निर्भरता कम करती है, बच्चे को उसमें सक्षम करना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंट का रोल कैसे देखते हैं? हम सुनते हैं कि देख भी रहे हैं कि डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हुआ है, पर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा है कि डिपार्टमेंट एक्टिव अगर इतना होता है तो NIVH इस तरह से समाप्त नहीं होता। डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है डिवाइसेस देने में, डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है कि इतने करोड़ों का इतना बजट था, इतने डिवाइसेस दे दिए गए, इतने लोगों को साइकिल दे दी गई, इतने लोगों को बाईसाइकिल दे दी गई, वो दे दिए गए ऑर्थोपेडिक्स की। आप देखिए ऑर्थोपेडिक्स की इतनी महंगी आती है, उनके लिए आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख खर्च कर सकते हैं। तो हम रिफ्रेशेबल डिस्प्ले हमारे बच्चों को क्यों नहीं दिया जा सकता? ब्लाइंड बच्चों को दिया जा सकता है ना, बजट तो है और लैब्स भी हो रहा है हर साल। तो इसलिए तकनीक के साथ साथ उस नीति की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है ना। हालांकि आपके हमारे RPD एक्ट में तो कहा गया है कि आपको सबको देना ही होगा, कंपलसरी है, आपको अफोर्डेबल चीजें देना होंगी, एक्सेसिबल चीजें देनी होंगी। लेकिन लड़े कौन उनके लिए? समाज जागे तो लड़े ना, समाज जागे, मांगे, जरूरत अनुभव करे तो लड़े ना। मैंने देखा कि लोगों को लड़ते हुए कि हमें भत्ता कम मिल रहा है, भत्ता बढ़ा दिया जाए। किसने आज तक लड़ाई की बात की कि एजुकेशन हमारे बच्चों की बहुत खराब है, उनके लिए वो एजुकेशन को ठीक किया जाए, वो जो रिसोर्स सेंटर्स है वहाँ तकनीक की उपलब्धता कराई जाए। ये भी जरूरी है ना समाज के लिए जागना। NIVH का आप बार बार एग्जांपल दे रहे हैं, क्या हुआ है NIVH में? लिसनर्स अगर समझना मतलब जिस चाहे। तरह से जो लोग तो ज्यादातर रिटायरमेंट ले रहे हैं वहां से, क्योंकि जो चलते थे वो बंद कर दिए गए, BCI की बैठकें खत्म हो गई है ना, जिससे कि सारी क्वालिटी निकल कर आती थी। BCI के माध्यम से डिवाइसेस हमने ही उस समय देखा था, ये ऑर्बिट और ये सारी सुरभि का जो सब डिवाइसेस आए थे कि कौन सा ये एलिम्को का बनता है, इनकी क्वालिटी नहीं है बताया गया। NIVH में क्वालिटी वाली चीजें बनती थी, जो पॉकेट फ्रेम्स भी बनते थे, स्लेटें भी बनती थी, वो सब चीजें खत्म होती जा रही हैं अब चीजें। वहां जो रिटायर हो रहा है कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। BDO खत्म हुआ, BDO एक ही पोस्ट होती थी वहां क्लास 2 की, वो भी खत्म हो कर दी गई। तो इस तरह से चीजें जो खत्म हो रही है ना, क्योंकि वहां आपके समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा। युवाओं अब कोई भी का व्यक्ति, जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती ना दानिश, बिल्कुल है ना। तो जिस समाज से जिस भोग, क्यों कहते हैं कि स्त्री की पीड़ा स्त्री ही जानती है, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि वो स्वयं स्त्री और भोग रही है। तो दृष्टिबाधित समाज को जागना होगा। अभी बहुत संसाधन, खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसे को तो बार बार आप अर्जित और विसर्जित कर सकते हैं अगर आप में योग्यता है तो। बिल्कुल। युवाओं की आपने बात की, युवाओं का ये कहना है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने कभी भी हमें मौका दिया ही नहीं। उन्होंने सेकंड लीडरशिप बनाने में हमारी ऑर्गेनाइजेशंस फेल रही, और खुद से किसी रिसोर्स सेंटर को खोलना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सच है आपकी, लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है जो आप कह रहे, रिसोर्स सेंटर खोलना बहुत मुश्किल है, नहीं। लेकिन विद इन दैट NGO भी तो युवा सही बात कहने के लिए तैयार हो।
आप ये नहीं ना कि ये मलाई की हांडी है, इस पे आज ये का कब्जा है तो कल मेरा कब्जा हो जाए। आपका लक्ष्य क्या है वो तो दिखना चाहिए ना आपके कर्मों से। और कभी भी कोई भी समाज इस तरह से लीडरशिप तैयार करके खड़ा नहीं करता अपने अगेंस्ट। वो समय तैयार करता है, और समय तभी तैयार कर सकता है जब आपके अपने भीतर चेतना हो। मैंने वो चेतना नहीं देखी, मैंने वो प्रतिबद्धता नहीं देखी। अब ज्यादातर उसका बहुत घोर अभाव है, मेरे समाज में ही नहीं, मैं देख रही हूँ कि दलित समाज में भी उसका बहुत अभाव हो रहा है। जितनी भी हाशिए के समाज हैं उनमें उस चेतना का अभाव है कि एक पीढ़ी उभर कर आई थी जिसने नेतृत्व संभाल लिया, फिर आज मरते दम तक वो लोग रहे, उसके बाद उसका नाम गाने लगो। ये परंपरा तो जीवित परंपरा नहीं कही जा सकती ना। जीवित परंपरा तो तुम्हें स्वयं को स्वाहा करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपकी ये जो किताबें हैं, अंतिम जन और लुई की सुई, इसमें आपने किन मुद्दों को उठाया है, और जिनको ये किताब पढ़नी हो कहाँ से ये पढ़ सकते हैं? बुक शेयर है, बुक शेयर पे है ये अंतिम जन तक। तो ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के पूरे इतिहास पे ही नहीं बल्कि भारत में उस समय 1950 से लेकर 2020 तक के इतिहास को ये दर्ज करती है किताब। और ये बुक शेयर पर उपलब्ध है ऑडियो फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें वहाँ तो कन्वर्जन की सुविधा है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में। और लुई की सुई जो है ये नाटक है मेरा। लुई ब्रेल के जीवन को चित्रित किया गया है पूरे को। और मैं गई थी पेरिस खुद, 15 दिन रह के आई वहाँ। वहाँ से उनके स्कूल भी गई थी और होए के म्यूजियम भी गई थी। और काफी वहाँ लोगों से मैंने इंटरव्यूज किए, मिली लोगों से। और लुईस के लिए जो रखा गया म्यूजियम में सामान वो भी सब देख के आई मैं, और बातचीत करके उसके बाद फिर मैंने ये नाटक लिखा है जिसमें यही बताया कि जब ब्रेल का इजाद किया था लुई ब्रेल ने, तो उस समय एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी समाज में। उनके अपने स्कूल में अध्यापक क्या कहते थे कि खटखट की आवाज में क्या कोई पढ़ सकता है, क्या पढ़ाया जा सकता है? दिमाग खराब हो गया निदेशक का जो ब्रेल को प्रमोट कर रहा है। और इसी जलन के कारण एक वहाँ के जो सह निदेशक थे डुफाओ, उन्होंने लुई ब्रेल द्वारा और उनके साथियों कोल्टेट और गैब्रियल आदि के द्वारा बनाई गई सारी किताबों को जला दिया था, कलमों को, स्लेटों को, सबको जला दिया था कि हम इसका नामो निशान मिटा देंगे ब्रेल का। क्यों? उनसे पूछा किसी ने तो उन्होंने कहा कि ये तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो फिर हमारे लिए वो घोड़े कहाँ रहेंगे, ये हमारे लिए जिन्हें हम अपनी इच्छा से हाँक सकते हैं। यानी समाज हमेशा एक वर्ग कमजोर दूसरे वर्ग पर वर्चस्व रखना चाहता है, और हमें अगर अपना वर्चस्व बनाना है तो हमें स्वयं को सशक्त करना होगा। उस समय ब्रेल की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, आज उसी तौर पर पूर्णतया तकनीक की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हमारे स्पेशल स्कूलों में जैसे मैंने देखा कुछ स्कूलों में विरोध करते हैं, भाई तुम दोनों को अपनाओ ना, आपकी वर्णमाला तो एक ही है, बच्चे को अगर स्पेलिंग आ जाएगी तो दोनों में आएगी ना। आप 50 भाषाएं सीख सकते हैं अगर आप अपनी मातृभाषा में सशक्त हैं। तो अब ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि लोगों की चीजों का विस्तार हो रहा है। अगर हम मॉल देखें तो हर शहर में खुल रहे हैं, एयरपोर्ट खुल रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल आज भी सही। एक स्टेट से लोगों को दूसरी तीसरी स्टेट में जाना पड़ता है स्टडी करने के लिए। पेरेंट्स आज भी उतने अवेयर नहीं है, लोगों का जो अभाव है वो आज भी है। बहुत सारे लोग आज भी घरों पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे लिए एजुकेशन है। आरटी एक्ट कहता है कि 14 साल तक एजुकेशन फ्री है, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं हो रहे कि बच्चों को स्कूल में लाया जाए। अगर लाया भी जाता है तो सिर्फ मिड डे मील तक सीमित है कि खाना खाओ और जाओ। तो इसमें अब हमें करना क्या होगा? देखिए, हम देखते हैं कि स्पेशल कमिश्नर बनाया जाता है डिसेबिलिटी के लिए, और स्टेट्स में भी वो जोनल लेवल तक, जिले लेवल तक है उसकी उपलब्धता। जहां जहां हम हैं, जिस जिस राज्य में, जिस जिस जिले में, हमें उनके साथ मिलकर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो मैं नहीं कहती कि स्पेशल स्कूल बनाए जाए, जो स्कूल है उनमें फैसिलिटेट किया जाए उस वर्ग को समाहित करने के लिए। और अगर रेजिडेंशियल प्रॉब्लम है तो ये हमारा एक्ट कहता है कि उनको आपको फैसिलिटी देनी होगी, तो वो फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। मैं कह रही हूँ ना, संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों के उपयोग करने की नीति की कमी है, उस नीति की इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तो ये वर्ग हम, क्योंकि हम
अपने परिवार में जब देखते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन कितनी जरूरी है, हमारा बेटा बेटी होते हैं, उनके लिए हम सारा ध्यान लगा देते हैं, सारा संसाधन लगा देते हैं, है ना। अगर छोटा सा थोड़ा सा कोई कमजोर होता है अपेक्षाकृत बच्चा, तो उस पर हम और ज्यादा ध्यान लगाते हैं। यही समाज पर भी लागू होता है, ये नियम समाज पर भी लागू होता है कि थोड़े से अतिरिक्त संसाधन साधनों की ही तो जरूरत है इस समाज को। फिर तो ये समाज के लिए पूर्णतः उपादेय ही सिद्ध होगा, समाज को आगे बढ़ाने वाला ही ये वर्ग सिद्ध होगा। तो जरूरी है कि जो रिजर्वेशन है 5% आपका प्रवेश में, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी जगह पर हम बात करें। हमारे जो अध्यापक लगे हुए हैं, सनेत्र स्कूलों में भी लगे हुए हैं, मैं पूछती हूँ उनकी ओर से कितनी बात आती है? नहीं आती ना। वही बात है कि अपना काम करते हैं, बस छोड़ देते हैं उसके बाद। और जो एनजीओज हैं, उन एनजीओज में भी ये दायित्व बनता है कि वो भी इस चेतना को प्रसारित करें, एक दूसरे के साथ जुड़े, क्योंकि काम करने की कभी कमी नहीं होती, काम करने की नीयत की कमी होती है। तो नीयत हम अपनी सही कर लेंगे तो निश्चित तौर पर चीजों को इम्प्लीमेंट कराने में आसानी होगी अपेक्षाकृत। आज आपने जितनी भी बात की है बहुत ऑनेस्टली अपनी बात रखी है, बेबाकी से रखी है। इसी कड़ी में मैं एक और चाहता हूं कि आप ऑनेस्टली हमें बताएं, फेडरेशन के जो अपने स्कूल्स हैं उसमें आपने क्या बदलाव किए हैं, उनको आप कैसे देखती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो फेडरेशन के स्कूल्स में आप लोग क्या बदलाव कर रहे हैं? फेडरेशन के स्कूल्स में क्योंकि एकेडमिक मैं ही देखती हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ बहुत ईमानदारी के साथ कि जब मैं आई थी, जैसे जम्मू का स्कूल था, तो डायरेक्ट जम्मू स्टेट नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अंडर नहीं था। तो मैं वहां जाने लगी, मैंने देखा वहां 4-5 बच्चियां हैं और 2 टीचर हैं बस, जिसमें एक टीचर 12वीं पास है। तो फिर पहले तो मैंने जाके वहां बच्चियों के एडमिशन के लिए व्यवस्था की, कि प्रसार करवाया सोशल मीडिया के माध्यम से, और पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले में हमारी बहुत हेल्प की। हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिया कि आप जैसे पेट्रोलिंग करते हैं तो, और अखबारों वालों को भी दिया कि आप घर घर पहुंचाएं इस चीज को। तो आज वहाँ 60 से 70 तक बच्चियां हैं। हमने अध्यापक उनको हटा दिया, जो पुराने 2 अध्यापक थे 12वीं पास थे, उनको हटा के हमने बीएड वाले एमएड वाले अध्यापक रखे हैं। आज हमारे उस जम्मू के स्कूल में 8 अध्यापक हैं, जिससे सरकार से भी फिर मैंने वहाँ बात की, वहाँ के शिक्षा विभाग में मैं गई, शिक्षा मंत्री से मिली, बातचीत की। एक बार का नहीं है, बहुत सालों का प्रयास है, मतलब 2014 से निरंतर प्रयास करती रही। तो आज वहाँ उन्होंने 4 अध्यापक हमें सरकार के दिए, सरकारी मास्टर ट्रांसफर कर दिए यहाँ स्कूल में। तो 4 हमारे टीचर हो गए, 4 वहाँ के आ गए, तो हमें बहुत सुविधा हो गई बच्चों को पढ़ाने में। आज वही बच्चे हमारे खुद पेपर लिख कर आए हैं और 86.3 86.5% लेके आए हैं 12th में, 86.5 12th में और 83 10th में। ऐसा ही वहाँ जम्मू के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में हमारा गर्ल्स का स्कूल है बिलासपुर, वहाँ भी मैंने यही किया। बच्चियां तो वहाँ बहुत होती थी, वहाँ संख्या कम नहीं थी, वहाँ 110 तक बच्चियां चली जाती हैं, 120 तक, लेकिन अध्यापकों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं था। तो कोई भी 2-2, 3-3 हजार रुपए में आके अध्यापक पढ़ाते थे। तो उनका इस मामले में रोंगटा साहब ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पूरी खुली स्वतंत्रता मुझे दी। तो हमने वहाँ भी अध्यापकों का चयन किया, अच्छे बीएड वाले एमएड वाले अध्यापक रखे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई 15 से 20 हजार तक की, तो अच्छे हैंड्स हमें मिल सके और बच्चे बहुत अच्छा कर चुके। अभी देखिए श्रुति आनंद हमारी वहां से बच्ची करके आई है और पहली बार अशोका में अप्लाई किया है उसने इंग्लिश ऑनर्स के लिए, आदिवासी बच्ची देखिए आप। हाँ, और खुद उसने पेपर लिखा है 12th का और उसका परसेंटेज आया है 84.5। तो ऐसा नहीं है, बच्चों में बदलाव हुआ, उनके हमने मेन्यू बनाए खाने पीने का भी और उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाया। और सांस्कृतिक तौर पर मैंने पूरा 1 साल में एक यूथ फेस्टिवल इस तरह से किया लुई ब्रेल के जन्मोत्सव पर, कि ताकि सारे स्कूल हमारे आ सके एक साथ और वहाँ बच्चे प्रदर्शन कर सके, डिबेट कर सके, वहाँ पोएट्री रेसिटेशन हो सके, भाषण हो सके, जो प्रतियोगिताएं होती है तमाम ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर। तो उन बच्चों में एक स्पर्धा भी जगे कि हमें अच्छा करना है और एक दूसरे को देख भी सके
कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसके कंपैरिजन में मुझे भी सीखना है अधिक। तो ये पुणे का स्कूल आनंदी में है, अभी NFBM देखता है उसको, महाराष्ट्र की हमारी फेडरेशन देखती है, और जम्मू का और छत्तीसगढ़ का। कानपुर का स्कूल डायरेक्ट रोंगटा साहब देखते हैं। शुरू शुरू में मैंने देखा था, अध्यापक वहां भी बदले थे, चेंजेस किए थे, लेकिन वहां अभी रोंगटा साहब देखते हैं। तो इस तरह से हमने परिवर्तन किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और आज हमने उस मुद्दे को उठाया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे आपने कहा कि बिना एजुकेशन के तो कुछ होगा ही नहीं। तो अब जाते जाते अगर कुछ मैंने नहीं पूछा जो आपको लगता है कि रखना चाहिए समाज के सामने, उस पे भी रखें, और क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? दानिश, देखिए, आप जिस तरह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अवेयरनेस को लाने वाला है। और जब अवेयरनेस किसी समाज में आती है ना, तो वो प्राथमिक काम होता है। जैसे प्राथमिक एजुकेशन जरूरी है, इसलिए प्राथमिक रूप से अवेयरनेस भी जरूरी है। जागृति के बाद ही, जागने के बाद ही तो आप चलने की बात करेंगे। तो जागरण बहुत जरूरी है, और जागरण के बाद चलने के लिए समाज सन्नद्ध हो, तत्पर हो, और वो चले। अपने, मैं नहीं कहती कि कोई एक बहुत बड़ा काम कर दो, आप पूरे देश में आपका नाम, नहीं। जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आप परिवर्तन करें। मैंने शुरू से लेकर आज तक अपने विश्वविद्यालय में परिवर्तन किए हैं। मैं किरोड़ीमल में थी तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेशल स्पोर्ट्स का आयोजन, स्पेशल करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का आयोजन मैंने डिसेबल्ड के लिए करवाया। मैं पहली थी 97 में, उससे पहले नहीं होता था कभी भी। उसके बाद फिर मैंने प्रोविजन करवाया कि स्पेशल लाइब्रेरी में ब्रेल किताबों और पत्रिकाओं के लिए फ्री करवाया। तो ये ट्रेंड सेट करते हैं, ट्रेंड सेटर होते हैं ये जो हमारे छोटे छोटे अपने इंस्टीट्यूशन में ही काम करने के जो तरीके होते हैं। उसके बाद फिर हमने फीस की बात करी। टोटल हमने फीस माफ कराई 2010 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि टोटल फीस माफ की जाए, क्योंकि बहुत पावर्टी से, दृष्टिबाधित अभाव के कारण दृष्टि बाधा होती है, और उस अभाव में वो इतना नहीं पे कर सकते कि विश्वविद्यालय में बहुत आराम से हॉस्टल की फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो ये सब काम अब मैं कहती हूँ कोई भी कर सकता है अपने जहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा बहुत बड़ा वर्ग सशक्त हो चुका है आर्थिक रूप से, तो जिसमें फेडरेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। फेडरेशन ने जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट पे जोर देकर इस वर्ग को खड़ा किया है, तो आज जो लोग खड़े हैं और समाज में अच्छे स्थान प्राप्त कर चुके हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने अपने स्थानों पर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थान, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, और साथ ही साथ अपने समाज के लिए थोड़ी सी जगह बना के चले। तो ये समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है, और सरकार से संवाद किसी न किसी रूप में हमारे वर्ग का अपने कार्यालय के माध्यम से होता है। ये कोई सरकार अलग से व्यक्ति तो है नहीं, हम सब मिलकर ही सरकार बनाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप अवेयर होंगे तो आपके आसपास के लोग भी अवेयर होंगे, और वो अवेयर होंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन भी होगा। बिल्कुल, थैंक तो यू समाज सो की मच। सक्रियता, बिल्कुल सक्रियता, समाज निष्क्रिय हो जाए कि मैंने तो सब कुछ पा लिया है तो अब कुछ नहीं पाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तुमने जो ये शुरुआत की है, निश्चित तौर पर ये अच्छे परिणाम लेकर आएगी, ऐसा मैं समझती हूँ। मेरी ओर से बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो हमने आपके साथ और एपिसोड करने हैं हायर एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट इन एजुकेशन पे, तो जरूर। महीने में एक शो करते हैं ताकि लिसनर्स ढंग से इस चीज को समझे और इसके कुछ परिणाम निकल के आए। तो लिसनर्स, बात की हमने डॉक्टर कुसुम लता मलिक जी से, जो सीनियर प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और NFB की प्रेसिडेंट है। प्राइमरी एजुकेशन पर हमने अपनी बात रखी। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। फ्री एस लर्निंग के साथ मनाए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। इस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर बैरियर ब्रेक लेकर आए हैं 1 महीने का फ्री एस लर्निंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेंगे 21 एस बाइट्स और 11 कोर्सेज। CPSEC सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए एकदम सही। फ्री सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बैरियर ब्रेक एस लर्निंग पर जाएं। याद रहे ace.barrierbreak.com यानी कि ace.barrierbreak.com पर। यहाँ पर प्रो मंथली प्लान चुनें। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है GAAD25। बोनस अलर्ट,
ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पाएं मुफ्त। दोस्तों, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इंतजार न करें, इस अवसर का लाभ उठाएं और पहुंच से जुड़ी सभी चीजों के कोर्स पर अपनी पहुंच बनाएं। इस साल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को बनाएं फ्री एस लर्निंग के साथ एकदम खास। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi.